Hi everyone, myself Dr. Milind, MD Medicine. Today our topic of discussion under the nephrology series is dyslipidemia. And first of all, I will just put you a question for all of you that you will get the answer in the lecture is which organ is affected by sodium and which organ is affected by potassium. You should know this, it is basic question. I will proceed. If you don't know the answer, continue watching the video. So see, hypernatremia, hyponatremia, hyperkalemia, hypokalemia. These are the major discussion that we will go through today. और इसमें सबसे पहले we will discuss is hyponatremia. Normal the concentration of the sodium is 135 to 145. 135 से below is called hyponatremia. एंड हाइपोनेट्रेमिया जो आपको दिमाग में चीज ध्यान रखनी है, हमेशा हाइपोनेट्रेमिया देखते ही पेशेंट को पागलों की तरह 3% एनएस या टोल्वाप्टेन नहीं देना शुरू करना. फर्स्ट वेट ए सेकेंड, थिंक अबाउट द डायग्नोसिस, थिंक अबाउट द कॉज, देन प्रोसीड फॉर द ट्रीटमेंट. बिकॉज जैसा कि मैंने बार बार आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एबीजी के पूरे डिस्कशन में बताया था, हर एसिडोसिस का सेम ट्रीटमेंट नहीं है. वैसे ही हाइपोनेट्रेमिया का कोई यूनिवर्सल ट्रीटमेंट नहीं है. डिपेंड्स ऑन द कॉज. अदरवाइज मिस ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट विल मेक ए ग्रेव प्रोग्नोसिस फॉर द पेशेंट. तो हाइपोनेट्रेमिया आपका डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम क्या चलेगा कि हाइपोनेट्रेमिया के साथ जब भी पेशेंट आता है तो आपको नेक्स्ट चीज देखनी है, व्हाट इज द ऑस्मोलैलिटी ऑफ द ब्लड. इफ इट इज हाइपर ऑस्मोलर, है ना, नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी अप टू 280 मिली ऑस्मोल होती है, उससे ज्यादा है, मतलब वहां क्या हो रहा है कि कोई ब्लड इज वेरी कंसंट्रेटेड एंड द टोनिसिटी इज इंक्रीज, एंड ड्यू टू दैट टोनिसिटी देयर इज increased amount of water incoming in the intravascular space that is causing dilutional hyponatremia. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हाइपर ऑस्मोलर नॉन केटोटिक कोमा हॉन्क, जिसमें शुगर का लेवल 1000, 1500, 2000 इतना हो सकता है. ठीक है. अनलाइक डीके में यूजुअली 800 को क्रॉस नहीं करती शुगर, बट हॉन्क के अंदर शुगर का लेवल 1000 प्लस में भी जा सकता है. That is hypertonic hyponatremia. Second is isotonic hyponatremia, जहां प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी नॉर्मल है, और उसका एक ही एग्जांपल आपको याद रखना, हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया. एंड फाइनल इज हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रेमिया, जो कि आपके हर नोट्स में दे रखा है. जो तो पहले दो कॉज है उसके अंदर आपको जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करनी है. जैसे हाइपर ऑस्मोलर नॉन केटोटिक कोमा के अंदर आपको 3% एनएस नहीं देना, आपको उसके अंदर उसका आईवी फ्लूइड देना है क्योंकि वो पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, और इंसुलिन देना है क्योंकि शुगर ज्यादा है. मैनिटॉल के कारण भी हो सकता है, तो उस मैनिटॉल को होल्ड करो और आईवी फ्लूइड दो. कहने का मतलब 3% एनएस नहीं देना. ऐसे ही आइसोटोनिक हाइपोनेट्रेमिया में हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया एक कॉज है, उसके अंदर आपको पेशेंट को ट्राइग्लिसराइड को सही करना है. अब यहीं से मैं आपसे एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन इन्फ्यूजन दैट यू नो. आईवी इंसुलिन के क्या क्या इंडिकेशन है आप बताओ. आपको इसके बारे में कितना पता है? एटलीस्ट वन इंडिकेशन तो बताओ यार. डोंट. हाँ, बहुत बढ़िया नमन. डीके. सेकंड कोई भी बताओ. बहुत बढ़िया प्रशांत. हाइपरकेलेमिया. बहुत अच्छे, दो इंडिकेशन बता दिए. टाइप 1 डायबिटीज वो आपका डीके, और उसमें एक ही आंसर आ जाएगा. एक्यूट पैंक्रेटाइटिस फोमराज, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में आईवी इंसुलिन और इंसुलिन वी यूजुअली अवॉइड. आप थोड़ा पास में हो, कॉज ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में जाओगे तो टू अदर थिंग्स आई विल टेल यू बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो. दो आपने बताया, दैट इज वेरी गुड एट योर लेवल राइट नाउ, कि आपने डीके बताया, एक आपने हाइपरकेलेमिया बताया. टू अदर आर हाइपर फॉस्फेटेमिया, फॉस्फोरस बहुत ज्यादा हो जाए, and second is hypertriglyceridemia. Like if your triglyceride level is 2000, है ना, तो you need to rapidly, and that hypertriglyceridemia is causing pancreatitis, तो आपको one of the cause of acute pancreatitis is hypertriglyceridemia. You need to cut down the levels of triglyceride immediately. How do you do that? You do that by giving IV insulin infusion. ठीक है. तो these are the 4 indications of insulin infusion that you all should be aware of, है ना.
ये अपना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि हाई ऑस्मोलैरिटी देख ली सबसे पहले, और उसके बाद आपने देख लिया कि ऑस्मोलैरिटी के बाद आपने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, दो का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। अब हाइपोटोनिक एक इस ब्रॉड कैटेगरी जहाँ अपने ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम है। तो सी यहाँ से आपको एक बात पता होना चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोलैरिटी, ब्लड ऑस्मोलैरिटी, जो कि एक आपका फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, बट ये पूरी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की भूमिका रख देता है। द फॉर्मूला इज 2 into सोडियम प्लस BUN डिवाइडेड बाय 18 एंड अपना शुगर डिवाइडेड बाय 20 समथिंग। तो द थिंग इज, नॉर्मली क्या होता है, आपकी शुगर कितनी होती है? नॉर्मली आपकी शुगर होती है 100, 120, 130, ठीक है। और आपका ब्लड यूरिन नाइट्रोजन कितना होता है? 20, 30, दैट इज द नॉर्मल रेंज, ठीक है। फॉर्मूले में मैं आपको क्लियर बता दूं, BUN बाय 2.8 है और शुगर बाय 18 है। तो नॉर्मली द जो इनका सम आता है, BUN नॉर्मली ब्लड यूरिन नाइट्रोजन आपका 20 ही होता है, तो 20 डिवाइडेड बाय 2.8 इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 10, है ना। और आपका ब्लड शुगर नॉर्मली होता है 100, 100 डिवाइडेड बाय 18 इज लाइक 5। तो नॉर्मली इसका लेवल बहुत कम होता है। तो द मेन रोल ऑफ इन द ब्लड ऑस्मोलैरिटी सोडियम, ठीक है। तो दैट इज वाई यूजुअली अपने और किसी को कंसीडर नहीं करते। तो अगर बाकी चीजों का एक्सेसिव होएगा, जैसा कि मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, दैट ऑल्सो कॉजेस हाइपोनेट्रेमिया, ठीक है, सूडो हाइपोनेट्रेमिया। अब अपने आते हैं कि हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रेमिया के तीन डिविडेंड मैंने बताया आपको। अगर ऑस्मोलैरिटी कम है और सोडियम कम है, तो आपको वॉल्यूम स्टेटस देखना है, वेदर पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड, दैट इज नोन एज हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया, वेदर इज पेशेंट इज नॉर्मल हाइड्रेटेड, दैट इज यूवोलेमिक, और फिर आपको देखना है वेदर पेशेंट इज हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया। तो इनके लिए आपको, ठीक है, आप बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन पढ़ोगे, यूरिन ऑस्मोलैरिटी, ये वो बेसिक क्लिनिकली आप देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, अगर पेशेंट की बॉडी से आपने नमक और पानी सब कुछ ही निकाल दिया, मतलब हर तरीके से डिहाइड्रेट कर दिया है, तो वो हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया के अंदर आएगा। जैसे पेशेंट को एक्सेसिव डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, एक्सेसिव डायूरेटिक हो गया, और अपना पेंक्रेटाइटिस हो गया, बर्न हो गया, फिस्टुला हो गया, तो दीज आर द कॉजेज दैट आर रिमूविंग बोथ सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी, एंड the salt excretion is much more than the water excretion, so that will eventually causes hyponatremia। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, इन सब चीजों में बॉडी का पूरा डिहाइड्रेशन हो रहा है, सॉल्ट और वाटर दोनों ही जा रहा है। तो आपको सॉल्ट और वाटर दोनों देने हैं, मतलब नमक और पानी देना है, मतलब नमक वाला पानी, मतलब NaCl देना है। तो मतलब अगर आपके पास एक पेशेंट आता है सीवियर डायरिया को और उसको हाइपोनेट्रेमिया, सोडियम 125 है, तो आपको उसको धड़ल्ले से 3.3% NS नहीं देना। ही डोंट नीड ए कंसंट्रेटेड फ्लूइड, ही नीड जस्ट ए सिंपल IV फ्लूइड कंटेनिंग सॉल्ट। आप उसको 1 to 2 लीटर नॉर्मल सेलीन दोगे। एक बर्न का पेशेंट आया, उसका सोडियम 120 है, तो आपको 3% NS नहीं देना। ही नीड्स हाइड्रेशन रेदर देन ए कंसंट्रेटेड फ्लूइड, आप उसको IV 3.9% NS एम्पल ऑफ अमाउंट में दो, द सोडियम विल रिटर्न टू नॉर्मल। सेकेंड इज यूवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया। यूवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया मतलब पेशेंट का फ्लूइड इनफ अमाउंट में, जैसे एक अपना SIADH एक एग्जांपल होता है, साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया एक एग्जांपल होता है, और हाइपोथायराइडिज्म और बियर पोटोमेनिया। एक एक को एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज मैंने आपको बार बार एक ही बात पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, हर हाइपोनेट्रेमिया का जो कोर मैनेजमेंट है वो अलग है, और जो बेसिक मैनेजमेंट है दैट मे बी सेम, बट कोर मैनेजमेंट इज डिफरेंट फॉर ऑल, जस्ट लाइक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जस्ट गिव ए थम्स अप कि अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको हैवी तो नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा तो कंटेंट नहीं लग रहा, इजी लग रहा है, मतलब अभी मैं काफी ज्यादा अभी अपने और डिस्कशन चलता रहेगा, तो इफ यू आर लूजिंग द कनेक्शन, जस्ट लेट मी नो। कि अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो प्लीज डू लेट मी नो, है ना, क्योंकि आज वाला लेक्चर डिसइलेक्ट्रोलिम इज लिटिल बिट टायरसम फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज दिस इन्वॉल्व कैलकुलेशन एंड मल्टीपल लाइक कॉजेस, ठीक है।
तो एक हो गया हाइपोनेट्रेमिया जिसके अंदर हाइपोटोनिक है, थोड़ा धीरे। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि आप बता दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें दिमाग का दही बहुत सारा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में। इट इज नॉर्मल, है ना? तो बी कंफर्टेबल, है ना? अपने को कोई अलग से रॉक स्टार बनने की जरूरत नहीं है, आपको स्लो चाहिए, आराम से अपने डिस्कस करते हैं। तो देखो, हाइपोनेट्रेमिया का पेशेंट आता है। अब मैं आपको उस सवाल का पहले जवाब देता हूँ, थोड़ा सा लेट अस ऑल गो इजी, ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो। मैंने आपको क्या बताया था, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर आयन कौन सा है? एनीबडी इन द चैट यार? मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर आयन पोटेशियम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। तो मैंने आपको एक बात बताया था, पोटेशियम फियर्स द हार्ट, सोडियम फियर्स द ब्रेन। व्हाई दिस हैपन सो? बिकॉज आई हैव रिपीटेडली टेल यू दैट पोटेशियम चैनल्स आर अनगेटेड चैनल्स। तो जैसे ही कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, वो डायरेक्ट कार्डियक मायोसाइट को डीपोलराइज या हाइपरपोलराइज करेगा, और उसके कारण क्या होगा? उसके कारण इरिथमिया होगा। सो पोटेशियम अफेक्ट्स द हार्ट। बट मैंने क्या ऑस्मोलैलिटी के फॉर्मूले में कहीं भी पोटेशियम बोला? नो, आई हैवंट मेंशन पोटेशियम एनीवेयर इन द ऑस्मोलैलिटी फॉर्मूला। तो कहने का मतलब ब्लड ऑस्मोलैलिटी में पोटेशियम का रोल नहीं होता है। तो इसका मतलब ब्लड की, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन में पोटेशियम का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारा 4 मिली इक्विवेलेंट है, और सोडियम कितना, 125 145 मिली इक्विवेलेंट। तो मेन ऑस्मोलैलिटी का रोल किसका है? ऑस्मोलैलिटी में सोडियम का रोल है। तो जब भी सोडियम ऊपर नीचे होता है, तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी कम ज्यादा होती है, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूशन होता है। और प्लाज्मा की जब ऑस्मोलैलिटी कम ज्यादा होती है, तो इट कॉज ओवर हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन ऑफ द ब्रेन। क्योंकि अगर ब्रेन में जो ब्लड जा रहा है मेरे कैरोटिड के द्वारा, अगर ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब हाइपर ऑस्मोटिक है, मतलब सोडियम बहुत ज्यादा है, तो इट विल लिटरली सक आउट द वाटर फ्रॉम द my brain cells, and those cells will die. That is why I will present with altered sensorium. That is hyponatremia में भी पेशेंट altered sensorium में जाता है। और जब आप hyponatremia करते हो, तो you are over diluting the blood, ब्लड की ऑस्मोलैलिटी बहुत कम है, तो उसके कारण हाइपोटोनिक फ्लूइड बन गया है। तो नाउ माय कैरोटिड देन विल सप्लाई द ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा वॉल्यूम, ब्रेन के अंदर पानी ज्यादा आ जाएगा, इट विल कॉज सेरेब्रल इडीमा। ठीक है। तो हाइपोनेट्रेमिया एंड हाइपरनेट्रेमिया बोथ इन्फ्लुएंसेस योर plasma osmolality, and plasma osmolality influences the water status in your brain, that may cause dehydration in your brain or overhydration in your brain, and dehydration and overhydration in your brain both causes altered sensorium, because one causes the death of the cells, one causes the inflammation or swelling up of the cells. So I hope that is clear why sodium abnormality causes electrolyte, sodium abnormality causes brain abnormality, while potassium abnormality causes cardiac abnormality. Just give me a thumbs up agar if it is clear to all of you. हाँ? शांत मत रहो यार, बताओ तो सही। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक बेसिक फंड है, अगर एक बार आपने समझ लिया तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो कहने का मतलब सोडियम अफेक्ट करता है ब्रेन को, पोटेशियम अफेक्ट करता है हार्ट को। तो अब अपने पढ़ेंगे हाइपोनेट्रेमिया के टाइप्स, है ना? आप चलो बाकी दोनों भूल जाओ, वो आप घर पे जाके रट लोगे। आइसोटोनिक ट्राइग्लिसराइड बढ़ने पर होगा, और हाइपरटोनिक शुगर बढ़ने पर होगा। ठीक है। हाइपोटोनिक, अब हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रेमिया में आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, 3 कारण होंगे। या तो बॉडी में नमक है ही नहीं, मतलब बॉडी इज डिहाइड्रेटेड, आपने बॉडी से नमक और पानी दोनों निकाल दिए। कैसे? या तो उल्टी से, वॉमिटिंग से, या तो मेरी स्किन पूरी जल गई है बर्न से, मेरा सॉल्ट और वाटर दोनों निकल रहा है बॉडी से बाहर, या फिर एक फिस्टुला बन चुका है जो कि पूरे दिन सॉल्ट और वाटर निकाले जा रहा है बाहर। तो दीज आर, जहां पेशेंट का डिहाइड्रेशन हो रहा है, द कॉज ऑफ हाइपोनेट्रेमिया इज डिहाइड्रेशन। तो यू जस्ट नीड टू हाइड्रेट विथ फ्लूइड, जस्ट गिव हिम फ्लूइड दैट कंटेन्स सॉल्ट। अब 3% NS की तो 100 ml की बॉटल होती है, इट विल नॉट हाइड्रेट द पेशेंट। जस्ट गिव हिम 500 ml, 1 liter, 2 liter of the IV fluid, patient will recover back to the normal. You don't need a 3% NS or 12/10, वो नहीं देना। बट इफ योर पेशेंट हैज यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया, मतलब जहां वॉल्यूम स्टेटस नॉर्मल है, जैसे
SIADH का पेशेंट होता है। SIADH में क्या होता है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH। एंटी डायूरेटिक हार्मोन डायूरेसिस रोकता है, मतलब बॉडी में पानी निकलने से बचाता है, मतलब बॉडी में पानी रिटेन कराता है। तो इसमें पानी रिटेन होने के कारण डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया हो जाता है। और SIADH के अंदर कॉजेज क्या होंगे, ब्रेन की कोई भी पैथोलॉजी, लंग की कोई भी पैथोलॉजी, ब्रेन की कोई भी पैथोलॉजी, लंग की कोई भी पैथोलॉजी, ये ADH के अमाउंट बढ़ाएंगे। जैसे ब्रेन में हो गया ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ब्रेन में हो गया ट्यूमर, ठीक है, और ब्रेन में हो गया एब्सेस, दे ऑल विल इंक्रीज द ADH सिक्रीशन। अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे एटेलेक्टेसिस, जैसे कार्सिनोम ऑफ द लंग, दे विल आल्सो इंक्रीजेस ADH हार्मोन एंड बोथ विल कॉज हाइपोनेट्रेमिया। तो यहाँ आप ट्रीटमेंट क्या दोगे, आप जो अंडरलाइंग कॉज है उसको ट्रीट करोगे, प्लस 3% NS टोलवाप 10 दैट यू कैन गिव हेयर, बिकॉज यहाँ डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है। और एक लास्ट कॉज आया हाइपोथायराइडिज्म, जो बहुत सीवियर हाइपोथायराइडिज्म या मिक्सिडीमा कोमाई पेशेंट हाइपोनेट्रेमिया के साथ आता है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट इज हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया। तो हम जो सबसे ज्यादा अपनी रेजिडेंसी में देखते थे, वो देखते थे हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया एंड हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया मैंने बताया, पेशेंट डिहाइड्रेटेड आता था, बर्न्स का पेशेंट अगर सर्जी वालों के पास आता था तो हमारे पास हाइपोनेट्रेमिया के रेफरेंस के लिए भेजते थे। वॉमिटिंग का पेशेंट होता था, हमारे पास गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट आते थे जो कि बहुत सारी वॉमिट करके आए, तो वो भी हमारे पास हाइपोनेट्रेमिया करके आता था, उसमें 3% NS दी देते थे, उसमें टोलोप 10 भी नहीं देते थे, सिर्फ फ्लूइड देते थे। और हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया, बात समझो, ये हमारे पास सबसे ज्यादा आता है। जैसे एक एल्कोहलिक पेशेंट है जिसमें बहुत सारा असाइटिस हो रखा है, तो CLD के पेशेंट, या CKD का पेशेंट जिसमें बहुत सारा फ्लूइड ओवरलोड है, पेरी अपना पिटिंग पीडल इडीमा हो रखा है, फेशियल पफिनेस हो रखी है, एक CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है जिसमें पीडल इडीमा हो रखी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रखा है, पल्मोनरी इडीमा हो रखा है। तीनों बातों में कॉमन क्या है, बॉडी में बहुत सारा पानी है, और इट इज कॉजिंग डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया। और या फिर आप मेन कॉन्सेप्ट के द्वारा याद रख सकते हो कि CHF, CLD और CKD तीनों में, बॉडी में तो बहुत सारा पानी है, लेकिन वो सारा पानी कहाँ है, मेरी आईज में, मेरे पैरों में, मेरे पेट में, मतलब एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में है। और जब भी एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में वॉल्यूम ज्यादा होता है, इंट्रावेस्कुलर में कम होता है, तो आई हैव रिपीटेडली टेल यू कौन सा सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट होता है, रास सिस्टम। और रास सिस्टम क्या करता है, ये ध्यान रखना, सॉल्ट और वाटर दोनों को रिटेन कराता है, बट इट कॉजेज मोर वाटर रिटेंशन देन सॉल्ट रिटेंशन। तो इवेंचुअली क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा रीअब्सॉर्ब होता है, लेकिन सॉल्ट भी हो रहा है, लेकिन पानी उससे भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया। तो या तो आप इस कॉन्सेप्ट से, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उससे याद रख सकते हो, या फिर सिंपल सी इतनी बात ध्यान रख सकते हो, CHF, CLD और CKD तीनों पेशेंट में ही शरीर में पानी बहुत ज्यादा है। पानी बहुत ज्यादा है तो सॉल्ट उसके रिलेटिव कम हो जाएगा, मतलब डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा। तो यहाँ आपको ना उसको IV फ्लूइड देने, इट विल वर्सन द फेलियर, ठीक है। बेस्ट चीज तो क्या है, उसको डायूरेटिक दो। आप उसको डायूरेटिक, अब आप सोचोगे यार डायूरेटिक देने से कैसे आपका हाइपोनेट्रीमिया करेक्ट होगा, बिकॉज यू आर करेक्टिंग द पैथोफिजियोलॉजी। आप हार्ट, लिवर और किडनी तीनों को रेस्ट दे रहे हो, अंडरलाइंग पैथोलॉजी को करेक्ट करोगे, पेशेंट अपने आप सही हो जाएगा। और अदर चीजें आप क्या कर सकते हो, 3% NS और टोलोप्टेन इसमें दे सकते हो। सो दिस इज द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। और भूमराज, डू यू वांट टू आस्क समथिंग, मतलब अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो जस्ट टाइप इन द चैट, आई विल गेट टू यू। तो आपको क्या करना है बेसिकली, आपको कॉज फाइंड आउट करना है। और हाइपोनेट्रेमिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो मोस्टली सिम्टम बेस्ड होता है। अगर पेशेंट सिर्फ हेडेक के साथ आ रहा है, 125 सोडियम है, यू ट्राई टू गिव हिम ओरल सप्लीमेंटेशन। लेकिन अगर पेशेंट आ रहा है सीजर्स के साथ, एल्टर्ड सेंसोरियम के साथ, तो यू नीड टू गो एग्रेसिव, यू नीड टू गिव 3% NS। बट the problem is in the sodium you cannot go over aggressive, because the correction should be of मैक्सिमम ऑफ 12 मिली इक्विवेलेंट इन द 24 आवर, मतलब एक दिन में 12 मिली इक्विवेलेंट से ऊपर नहीं बढ़ाना है। देने की बात नहीं कर रहा, उसको सोडियम तो देना पड़ेगा, लेकिन
जो सोडियम लेवल है ब्लड के अंदर, वो एक दिन में 10 से 12 से ज्यादा राइज नहीं होना चाहिए, अपने 8 का ट्राई करते हैं। तो एक दिन 110 है तो अगले दिन 130 नहीं लेके आना, यू विल मेक द पेशेंट बेडरिडन फॉर होल ऑफ हिज लाइफ। एक दिन 110 है तो अगले दिन 120 से ज्यादा ऊपर नहीं लेके आना, 118 लेके आओ। गो स्लो, डू नॉट गो ओवर एग्रेसिव, अदरवाइज यू मे रिस्क द पेशेंट। बिकॉज जब भी बॉडी की ऑस्मोलैलिटी, ब्लड की ऑस्मोलैलिटी, मैंने अभी आपको बताया, एकदम से कम ज्यादा होती है, तो एकदम से ब्रेन की सेल या तो श्रिंक हो सकती है या फिर सोलन अप हो सकती है, एंड दैट मे रिस्क ए मैसिव सेरेब्रल इंजरी कॉजिंग ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। दैट इज व्हाई द वर्ड कॉल्ड ऑस्मोटिक, क्योंकि एकदम से ऑस्मोलैलिटी ब्लड की कम ज्यादा होती है, तो it will cause sudden shrinkage or sudden swelling of the brain cells, and it will cause uh, patient to have osmotic demyelination. So rapid correction of the sodium is never done. So this is about the causes of the hyponatremia and the treatment of the hyponatremia. And I have written the formulas, you must all know कि यार क्या फॉर्मूला होता है सोडियम डेफिसिट कैलकुलेट करने का। लेकिन उससे भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, एक दिन में 10 मिलीक्वेलेंट से ज्यादा राइज नहीं करना है सोडियम लेवल। जस्ट गो स्लो, पेशेंट विल डेफिनेटली कम बैक फ्रॉम द कोमा। और आई हैव रिपीटेडली टेल्ड यू व्हाट इज द प्रोटोकॉल ऑफ अल्टर्ड सेंसोरियम, एनीबडी इन द ग्रुप। मैंने कई बार आपको बताया, एक पेशेंट बिल्कुल बेहोश आपके पास आ गया, आपने उसका बीपी पल्स एसपीओ2 चेक कर लिया, तीनों नॉर्मल है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? बहुत बढ़िया विनय, बहुत बढ़िया। फर्स्ट यू विल सी शुगर, बहुत बढ़िया, देन यू गेट एबीजी, एंड फाइनली यू गेट इमेजिंग ऑफ द ब्रेन। दैट इज द protocol that you must follow everywhere, anywhere, no matter how much specialist you become, because we have seen many cases जहां इस सिंपल एल्गोरिदम को नहीं फॉलो करते एंड अपने पेशेंट की सीटी भी करा लेते और वो बेचारा हाइपोग्लाइसीमिया में पड़ा होता है। तो पीएचसी लेवल पे भी आप इस लेवल प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक हाइपोनेट्रीमिया। और हाइपोनेट्रीमिया अपने ने ट्रीटमेंट भी डिस्कस कर लिया, कॉज भी डिस्कस कर लिए, और अपनों ने तीनों का अलग अलग एस्पेक्ट डिस्कस कर लिया। आई हैव रिटन मल्टीपल लाइक टिप द इमेजेस ऑफ मल्टीपल टेबल्स, वन ऑफ हैरिसन, वन ऑफ अदर, तो यू कैन रिमेंबर दैट। बट बेसिक फंडा ध्यान रखना है, सोडियम कम होते ही आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, उसका क्लिनिकल स्टेटस देखना है और उसकी ऑस्मोलैलिटी देखनी है। ऑस्मोलैलिटी का फॉर्मूला एवरीबडी नोज, जस्ट उस पेशेंट का ब्लड यूरिया करा लो, शुगर करा लो और सोडियम करा लो, आप उससे ऑस्मोलैलिटी चेक कर लोगे। अब ऑस्मोलैलिटी के 3 डिवीजन हो जाएंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। तो हाइपरटोनिक का एक ही है, हॉन्क, तो मतलब हाइपर ऑस्मोलर नॉन केटोटिक कॉमा, इसमें 3% एनएस और उन सबका कोई रोल नहीं है। आपको बहुत सारा आईवी फ्लूइड देना, आपने 3% एनएस दे दिया तो इट विल कॉज प्रॉब्लम। वाई? अब मैं आपको समझाता हूँ। बिकॉज एवरी 100 mg/dL शुगर राइज होने से आपका सोडियम फॉल्सली 1.6 से कम हो जाता है, एक्चुअल नहीं। टोटल बॉडी सोडियम कम नहीं होता, जस्ट इंट्रावेस्कुलर स्पेस का कम होता है। तो अगर किसी की शुगर 1700 हो रखी है, मतलब वो 1600 बढ़ रखी है, नॉर्मल शुगर 100 होती है तो उससे 1600 बढ़ रखी है, तो उस पेशेंट के अंदर हो सकता है सोडियम आपको 110 या 114 मिले, और उस पेशेंट में अगर आप 3% दे दोगे तो ही विल डाई। वाई? बिकॉज अगर उसका शुगर 1600 बढ़ा हुआ है, तो मतलब उसका सोडियम अराउंड 22 या 28 मिली इक्विवेलेंट फॉल्सली लो दिखा रहा है। तो अगर आप उसकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करोगे, 110 में 28 ऐड करोगे, तो इट विल कम बैक टू 139। ये नॉर्मल सोडियम लेवल है, और इस लेवल पे अगर आप 3% एनएस दोगे तो पेशेंट विल डाई ऑफ सेरेब्रल, नॉट डाई बट गेट परमानेंटली बेड रिडन ड्यू टू ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन। तो इसलिए इन पेशेंट के अंदर जिनमें शुगर लेवल बहुत हाई होता है, तो आपको उसको शुगर को ट्रीट करना है, आईवी फ्लूइड देना है, आईवी इंसुलिन देना है। और हाइपोटोनिक है तो आपको नेक्स्ट चीज करनी है, पेशेंट का वॉल्यूम स्टेटस देखो। अब आप वॉल्यूम कैसे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम ऐसे तो कैलकुलेट नहीं करोगे, जस्ट हिस्ट्री लो। अगर पेशेंट के वॉमिटिंग है, डायरिया है और बर्न्स है, फिस्टुला है, तो आप उसमें सिर्फ फ्लूइड को सप्लीमेंट करोगे। अगर ऐसा कुछ नहीं और हाइपोथायराइड पेशेंट है तो टोलोप्टेन 3% एनएस, डिपेंड ऑन द सीवियरिटी। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ओरली ले पा रहा है, जस्ट गिव हिम 3%, सॉरी जस्ट गिव हिम टोलोप्टेन। अगर वो पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरी में सीजर आ रहे हैं तो गिव हिम
3% NS। और अगर वो हाइपर वॉलेमिक हाइपोनेट्रेमिया, जहां बॉडी में पानी बहुत ज्यादा भर गया है, तो गिव डायूरेटिक, गिव टोल्वोप्टेन, गिव 3% NS। So this is the whole sum of the hyponatremia. Now we will come to hypernatremia. Hypernatremia में क्या होता है? Hypernatremia is simply डिहाइड्रेशन। ठीक है, बॉडी में सॉल्ट और पानी दोनों निकल रहे हैं, लेकिन सॉल्ट, वाटर इज मच मोर एक्सक्रीटेड देन द सॉल्ट। तो बॉडी में पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो पड़ा पड़ा कौन बच रहा है? सॉल्ट बच रहा है, तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड ब्लड हो जाता है, हाइपरनेट्रेमिया हो जाता है। तो हाइपरनेट्रेमिया का कॉमन कॉज क्या होता है? मतलब टू कॉमन कॉजेज यू शुड नो। एक डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, नेफ्रोजेनिक, और वो, और दूसरा नॉर्मल जीए लॉस या स्किन लॉस। ठीक है, जैसे बर्न्स और उनके पेशेंट के अंदर एक टाइम बाद हाइपोनेट्रीमिया से पेशेंट विल शिफ्ट टू हाइपरनेट्रीमिया, क्योंकि जब बॉडी से सारा पानी निकल जाएगा, जब पानी और सॉल्ट दोनों निकल रहा है, तब तो हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। इवेंचुअली जब बॉडी से सारा पानी निकल गया तो इट विल कन्वर्ट इनटू हाइपरनेट्रीमिया। और दूसरा जो दो इंपॉर्टेंट कॉज है, देखो, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस और सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। तो इसमें क्या होता है? कैन एनीबडी टेल, जस्ट टेल मी वन वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायबिटीज? एनीबडी? आप दो वर्ड पढ़ते हो ना, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस, कोई तो बताओ यार, ऐसे मत करो, फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है प्रशांत, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू आस्क, ताकि आपका बहुत सही नमन। द वर्ड डायबिटीज डू नॉट मीन रेज्ड ग्लूकोज, द वर्ड डायबिटीज मीन polyuria, increased frequency of urination. What is the common thing between diabetes mellitus and diabetes insipidus is both have increased urination. mellitus का मतलब कोई बताएगा क्या होता है, और insipidus का कोई मतलब क्या होता है? What is the meaning of mellitus and what is the meaning of insipidus? बहुत बढ़िया नमन। मेलाइटस मींस स्वीट। तो पुराने जमाने में क्या होता था, आज से 150 साल पहले लगभग, आपके पास कोई शुगर स्ट्रिप्स नहीं होती थी, आपके पास कोई यूरिन स्ट्रिप्स भी नहीं होती थी। एंड दोस टाइम फिजिशियन यूज टू डायग्नोज थिंग्स बाय लुकिंग एट द पेशेंट, लुकिंग एट द स्पेसिमेन, taking fragrance of the stool, fragrance of the blood, and even tasting them। ठीक है, बहुत अजीब बात है। तो पहले क्या होता था कि they just used to taste a bit of your urine, and if urine was sweet, वो डायग्नोस करते थे कि यार इसका वेट लॉस हो रहा है, यूरिन में स्वीट टेस्ट है, मतलब शुगर निकल रही है, मतलब ये डायबिटीज मेलाइटस है। द वर्ड इंसिपिडस मींस टेस्टलेस, जिसका कोई टेस्ट ना हो, ब्लैंड हो, और पानी का क्या होता है? कोई टेस्ट नहीं होता। तो डायबिटीज इंसिपिडस में आपके प्लेन पानी निकल रहा है, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। मतलब बहुत सारा पॉलीयूरिया हो रहा है, लेकिन कैसा? टेस्टलेस पॉलीयूरिया हो रहा है। डायबिटीज मेलाइटस मतलब मीठा पानी आ रहा है, मतलब ग्लूकोज कंटेनिंग, क्योंकि वो पहले एक्चुअल में टेस्ट करते थे। इसीलिए आप बहुत सारी पैथोलॉजी में चीजें भी देखोगे, वो सारा फूड से रिलेटेड होता है ना, लाइक चीज केक अपीयरेंस और ऐसी चीजें। तो पहले लिटरली वो कंपेयर भी उस चीजों से करते थे, दे लिटरली यूज टू टेस्ट और स्मेल थिंग्स, दैट इज हाउ दे डायग्नोज डीके इन द प्रीवियस टाइम्स। So you should be aware of what are the like basic मीनिंग ऑफ द टर्म्स। तो हाइपरनेट्रेमिया में डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब क्या होता है? देयर इज लॉस ऑफ एडीएच हार्मोन। तो एडीएच इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंड if ideally I should say it is made by hypothalamus and then secreted by posterior pituitary। तो what happens is कि हाइपोथैलेमिक हमार्टोमा हो गया या हाइपोथैलेमिक हैमरेज हो गया, तो देर इज इनएबिलिटी टू रिलीज द एडीएच, और एडीएच काम नहीं करता। तो एडीएच क्या काम करता है? इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये पानी निकलने से बचाता है। अब वो हार्मोन बन ही नहीं रहा, तो देयर विल बी फुल एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर थ्रू आउट द डे। Even if you do not give the patient any water, that is water deprivation test, still he will have polyuria। That is how you diagnose like these patients from psychogenic polydipsia। ठीक है,
तो होता क्या है कि अगर मान लो सपोज करो आपने कभी नोटिस करा होगा, इफ इन एनी डे you are not drinking ample of the water or you are dehydrated, or if anybody give does Ramzan here, so you all know कि your urine gets very concentrated, your urination frequency decreases because you have normal physiology. आपकी बॉडी देख रही है कि यार मैं ये पानी तो ले नहीं रहा, तो आई जस्ट वांट टू सेव हिम, तो आई विल नॉट मेक द यूरिन डाइल्यूट। लेकिन अगर मेरी बॉडी के अंदर एडीएच बन ही नहीं रहा है, साइको अपना सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है, तो इवन इफ आई एम नॉट टेकिंग एनी अमाउंट ऑफ वाटर, देयर इज लिटरली नो एडीएच टू सेव मी फ्रॉम द डिहाइड्रेशन। तो अब बॉडी में पॉलीयूरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, जहाँ किडनी लंग ब्रेन बिल्कुल सही है लेकिन किडनीज आर नॉट फंक्शनल। तो जो V2 टोलवा V2 रिसेप्टर होता है, जो एडीएच का रिसेप्टर होता है डिस्टल ट्यूब्यूल पे, दैट इज either blocked by drug like lithium or hypercalcemia, or not working like in a case of hypokalemia। तो वहां क्या होता है कि एडीएच तो बन रहा है लेकिन वो किडनीज पे काम नहीं कर रहा। तो पहली वाली बीमारी में एडीएच बन ही नहीं रहा सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे हाइपरनेट्रेमिया का? जस्ट गिव आर्टिफिशियल एडीएच, दैट इज DDAVP, वेजोप्रेसिन और डेस्मोप्रेसिन जिसको बोला जाता है। और अगर बन रहा है लेकिन किडनीज पे काम नहीं कर रहा, तो उसको एंटागोनाइज करने की ड्रग दो, जैसे एमिलोराइड लिथियम के साथ देते हो। या फिर अगर हमेशा अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करो, हाइपर कैल्शियमिया और हाइपोकैलेमिया। आई जस्ट वांट टू गिव ए लिटिल एग्जांपल। हमारे बहुत बार क्या होता था, सीओपीडी के पेशेंट आते थे और अस्थमा के पेशेंट आते थे, उनको हम बहुत एग्रेसिवली नेबुलाइज कराते थे, और वी डिड 6 hourly नेबुलाइजेशन और 6 hourly 8 hourly नेबुलाइजेशन। तो उसके कारण क्या होता था ना, ऑल ऑफ यू नो, इफ यू डोंट नो नाउ यू नो कि यार बीटा 2 एगोनिस्ट जो ब्रोंको डायलेशन कराते हैं, वो सेल में पोटेशियम की अपटेक भी बढ़ा देते हैं। तो दे कॉजेज हाइपोकैलेमिया, और बहुत सारे हमारे पेशेंट होते थे जिसमें हम इतना सारा साल्बिटामोल देते थे, उसके कारण हाइपोकैलेमिया हो जाता था उनका। तो इन द फर्स्ट सेकेंड ईयर आई डिड नॉट नो, इन द फाइनल ईयर व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग थिंग्स आई गॉट टू नो यार, हम we commonly observed यार in the morning rounds we take the urine output ना, तो urine output of those patient were like 5 liters 6 liters, and we were like यार he is intaking only 2 liters, why he is excreting 5 to 6 liters? Now we know कि यार those patient had hypokalemia because we gave them too much salbutamol for their bronchodilation, and that hypokalemia causes transient nephrogenic diabetes insipidus, जिसके कारण क्या हो रहा था, they were having polyuria। So you should be aware of like those things present in front of you, but if you have not read enough ना, तो you will be not be able to diagnose or interpret that condition, आप उल्टा सीधा diagnosis उसका ले जाओगे। तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को चेक करोगे और पेशेंट को एमिलोराइड दोगे अगर वो लिथियम ले रहा है, तो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरनेट्रेमिया। और हाइपरनेट्रेमिया का फ्लूइड डेफिसिट, वाटर डेफिसिट कितना है उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आई हैव रिटन इन द नोट्स, आई विल शो यू इन फ्यू मिनट्स। नाउ वी विल कम टू हाइपोकैलेमिया। जस्ट गिव मी ए थम्स अप कि अभी तो स्पीड इनफ है, अभी ज्यादा तो नहीं लग रहा किसी को? आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स? ठीक है यार। अब अपने आएंगे इस पे हाइपोकैलेमिया पे। तो हाइपोकैलेमिया देखो, बार बार एक फंडा ध्यान रखो, पोटेशियम मतलब दिल, सोडियम मतलब दिमाग। बिकॉज दिमाग ऑस्मोलैलिटी की सुनता है, ऑस्मोलैलिटी कम ज्यादा होगी, पानी ब्रेन से या तो बहुत ज्यादा निकलेगा या कम निकलेगा, एंड इट विल कॉज ब्रेन एडिमा और ब्रेन श्रिंकेज, इट विल कॉज अल्टर्ड सेंसोरियम। पोटेशियम कम ज्यादा होगा तो इट विल कॉज डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट, इट विल कॉज एरिथमिया ऑफ द हार्ट। तो हाइपोकैलेमिया क्या होता है, इसके कॉमन कॉजेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द ईबीजी सेक्शन। जहां पोटेशियम होगा वहीं H+ होगा, तो एल्कलोसिस के जो जो कॉज थे वहां हाइपोकैलेमिया होगा। दूसरी बात, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में दोनों अपोजिट चलते हैं, तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 2 और 1 में मैंने बताया था, जोगरन का पेशेंट भी किसके साथ आता है, हाइपोकैलेमिया के साथ। विल्सन का भी किसके साथ आता है, हाइपोकैलेमिया के साथ। या फिर एल्कलोसिस का एग्जांपल जैसे वॉमिटिंग वाला पेशेंट भी किसके साथ आता है, हाइपोकैलेमिया के साथ। और आई हैव टोल्ड यू, एक हाइपरटेंशन सेक्शन में वी हैव डिस्कस यंग पेशेंट और
हेडेक वॉमिटिंग के साथ आ रहा है, 200 बीपी है, पोटेशियम 2.5 है, यू हैव टू थिंक ऑफ कॉन सिंड्रोम. These are the scenarios in which you will find hypokalemia. Why we are worried about hypokalemia? Because in the muscle it may cause paralysis and cramps. मैंने बताया था पेशेंट क्वाड्रीपैरालिसिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, that is due to hypokalemia. और मैंने बताया था, अपनों ने कल डिस्कस करा था, hypokalemia per se causes rhabdomyolysis and rhabdomyolysis causes hyperkalemia. है ना, पोटेशियम कम होने से मसल टूटती है और मसल टूटने से बहुत सारा पोटेशियम रिलीज होता है. So that is the vicious cycle things working in our body. तो हाइपोकेलेमिया के ईसीजी चेंजेस भी अपनों ने डिस्कस करे हुए थे. हाइपोकेलेमिया में क्या होगा? देयर विल बी यू वेव, दैट इज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आफ्टर टी वेव. नॉर्मल यू वेव अपने सब में होती है, इनमें प्रोमिनेंट यू वेव मिलेगी. ट्रीटमेंट क्या करोगे? पॉट क्लोरस या तो सिरप दे दो पीने वाली. जस्ट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर एट योर लेवल कि पॉट क्लोर कभी ऐसा नहीं देना दो दो ढक्कन दिन में 3 बार. ऑलवेज इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक इट 1 glass of water because it causes severe gastritis, it causes burning of your abdomens too much. तो पोटेशियम आप कहीं से भी दोगे ना, इट विल कॉज पेन एंड एलर्जी, पेन एंड इचिंग. व्हाई? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि पोटेशियम चैनल्स आर अनगेटेड चैनल. तो जब भी आप देखना, आप बहुत सारे लोग या कभी काम करा होगा या अभी करोगे, आप जब भी पेशेंट को आईवी केसॉल दोगे ना, तो दैट पेशेंट विल रिपीटेडली टेल यू कि डॉक्टर साहब ये बहुत जल रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है. और आप सोचोगे यार इतना थ्रोम्बोफ्लाइबिटिस भी नहीं है, यहाँ इन्फ्लामेशन भी नहीं हुआ, ये बार बार क्यों मेरे को पोक कर रहा है? बिकॉज यहाँ फ्री जो नर्व एंडिंग्स होगी आपकी स्किन में, वहां पोटेशियम चला जाएगा, और पोटेशियम तो खुला है, जहां भी ज्यादा होगा वहां डीपोलराइजेशन कराएगा. तो उन पेन की नर्व एंडिंग्स में भी डीपोलराइजेशन करा दे तो पेशेंट को पेन होता है बहुत ज्यादा. तो केसॉल इज लाइक वेरी पेनफुल इवन इफ यू गिव आईवी और यू गिव ओरल. तो ओरल में आप बोलोगे उसको डाइल्यूट करके लो, 1 गिलास पानी के साथ लो, दिन में 3 बार लो. पोटेशियम कंटेनिंग फ्लूइड्स आई हैव टोल्ड यू लाइक बनाना, पोटैटो, यू हैव टू टेक दोस. और अगर ओरल पोटेशियम का कोई लिमिट नहीं है, दिन में 1 बॉटल पी जाओ कोई दिक्कत नहीं होगी, विल नॉट डाई ऑफ हाइपरकैलेमिया. बट देयर इज ए लिमिट टू आईवी पोटेशियम. इट शुड नॉट बी गिवन मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर. 1 घंटे में 20 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा नहीं देना, बिकॉज द रैपिड करेक्शन ऑफ पोटेशियम वोंट डैमेज योर ब्रेन, इट विल डैमेज योर हार्ट. यू विल डाई ऑफ सडन रैपिड हाइपरकैलेमिया. जस्ट स्लोली बिल्ड अप द पोटेशियम इन योर ब्लड. तो इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना होता है, आईवी केसॉल जब भी देते हो या आईवी सोडियम जब भी दे रहे हो, मैंने 3% सोडियम बताया था, तो रैपिड करेक्शन नहीं करना. योर पेशेंट विल डाई. डू नॉट गेट too much anxious about the levels. Patient will recover. Do not worry if you find a metabolic cause, metabolic encephalopathy or metabolic disturbance. Have very good prognosis if you correct them with the proper algorithm rather than giving over aggressive. तो आपको आईवी पोटेशियम देना है. एंड वन थिंग अपनों ने डिस्कस करी है कि यार पोटेशियम इज मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन. तो even if you give large amount of the potassium IV, only a small amount of it will remain in the blood, most of will go into intracellular. इसीलिए बोला जाता है to raise blood potassium by 1 milli equivalent you need to give 4 to 5 milli equivalent per kg of the potassium. तो मतलब एक 60 किलो का बंदा है तो उसमें आपको अराउंड 250 मिली इक्विवेलेंट आपको उसमें पोटेशियम देना, केसॉल देना पड़ेगा, तब जाके उसका पोटेशियम 2.5 से 3.5 होगा. दीज ऑल थिंग्स आई हैव रिटन इन द लेक्चर. फाइनली हाइपरकैलेमिया, यू ऑल नो हाइपरकैलेमिया कॉमन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जहाँ सीकेडी होगा, जहाँ एक्यूट किडनी इंजरी होगा, और उसके अलावा टाइप 4 आरटीए के अंदर होगा. और हाइपरकैलेमिया के कारण पेशेंट का हार्ट अफेक्ट होगा तो पेशेंट विल प्रेजेंट विद चेस्ट पेन, और इट विल कॉज स्ट्रेचिंग ऑफ द ईसीजी. द स्ट्रेचिंग ऑफ द ईसीजी, यू नो द साइन वेव पैटर्न, क्यूआरएस प्रोलोंगेशन एंड ST segment, QT prolongation, ST segment prolongation. So these are the findings that are of hyperkalemia. The treatment specific word that should be, you should be aware कि अगर हार्ट अफेक्ट हो गया है, ECG चेंजेस आ गया है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट देना नहीं है, तो सिर्फ पोटेशियम कम करना है. सबसे अच्छी ड्रग कौन सी है पोटेशियम करने के लिए, कम करने के लिए? इंसुलिन. लेकिन सबसे अच्छा मेथड पूछा जाए डायलिसिस. लेकिन डायलिसिस कब करोगे? जब रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया, मतलब इंसुलिन वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा. बाकी ड्रग चीजें क्या है? साल्बिटामोल. कितनी ज्यादा डोज चाहिए? 4
4 टाइम्स मोर देन द अस्थमा। और उसके अलावा आप इनीमा लगाओगे तो भी हाइपो पोटेशियम के लेवल को कम कर सकते हो। और final is the dialysis, and soda bicarb is not used conventionally. So this is all about hyperkalemia. So I hope you are getting my point. I will quickly go through the notes, फिर अपने बाकी डिस्कशन नोट्स में करेंगे। ओके, नाउ आई विल शो यू द नोट्स ऑफ टुडेज लेक्चर, ताकि आप क्विकली इसको अंडरस्टैंड कर सको। ये देखो यार, सीरम ऑस्मोलैरिटी का फॉर्मूला अपने डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ कहीं भी पोटेशियम नहीं आ रहा, पोटेशियम कहीं नहीं आ रहा, तो मतलब उसका ऑस्मोलैरिटी के साथ रोल लिया, मतलब वो ब्रेन को अफेक्ट नहीं करेगा। इसी से अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप समझ गए, सोडियम कम ज्यादा हो रहा है तो क्यों ब्रेन अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी कम ज्यादा हो रही है। और आप सबको पता है हाइपोकैल्सीमिया में, हाइपोग्लाइसीमिया अपने क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी किसको अफेक्ट करता है, ऑस्मोलैरिटी को, और डायरेक्ट ब्रेन फंक्शनिंग को भी करता है। हाइपर ग्लाइसेमिया में भी पेशेंट हेडेक और एल्टर्ड सेंसोरियम में चला जाता है, जैसे हॉन्क का पेशेंट जिसकी शुगर 1000 है क्योंकि ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई। और यू ऑल नो, आई हैव टोल्ड यू, यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी क्यों? ब्लड यूरिया बढ़ता है तो डायरेक्टली टॉक्सिक तो होता ही है, लेकिन ब्लड यूरिया बढ़ता है, मान लो ब्लड यूरिया हो गया 300, तो वो भी प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाएगा, और पेशेंट किस में जाएगा, एल्टर्ड सेंसोरियम में। सो ऑल दीज थिंग्स कॉजेस डैमेज टू द ब्रेन। हाइपोनेट्रेमिया की डेफिनेशन 135 से कम ओल्ड एज में कॉमन है। तो ओल्ड एज में जब भी पेशेंट एंटर सेंसोरियम के पास आता है, मतलब हमारी रेजिडेंस में वी हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट, ओल्ड एज पेशेंट दैट वर ऑन ए टी एंड टोस्ट डाइट, या फिर ओरल इनटेक कम है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया उसके कारण खाना पीना कम हो गया, इमीडिएटली दे गो इन हाइपोनेट्रेमिया। एंड आप हमेशा उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। Do the simple things like in every sick patient maintain his hydration, give him ORS, ताकि ऐसी कंडीशन आए ना। एल्गोरिदम क्या है, सबसे पहले ऑस्मोलैरिटी देखनी है, उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम स्टेटस देखना है। अगर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है तो मतलब कॉज अंडरलाइंग या तो हॉन्क है, या डीके है, या फिर मैनिटॉल है, तो डीके को ट्रीट करो, हॉन्क को ट्रीट करो, आईवी फ्लूइड दो, इंसुलिन दो, और क्या दोगे, मैनिटॉल के कारण है तो मैनिटॉल होल्ड करो। आइसोटोनिक है किसका, हाइपरट्राइग्लिसरीडेमिया, इंसुलिन इन्फ्यूजन दोगे। हाइपोटोनिक है तो आपने वॉल्यूम स्टेटस देखा। अगर हाइपोवोलेमिक है, जैसे हाइपरवोलेमिक सिरोसिस, सीएलडी, सीकेडी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो इसमें फ्लूइड नहीं देना है, आपको टोल्वाप्टेन और डायूरेटिक देने, और 3% एनएस। यूवोलेमिक है, जैसे एसआईएडीएच, आई गिव यू एग्जांपल, साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया, टीएन टोस्ट डाइट, हाइपोथायराइडिज्म, और एड्रिनल इनसफिशिएंसी। एड्रिनल इनसफिशिएंसी कैसे सोचते हैं, जब बीपी कम है और एड्रिनल हार्मोन नहीं है, तो हाइपोनेट्रेमिया विथ हाइपरकेलेमिया विथ लो बीपी विथ थिंक ऑफ एड्रिनल इंसफिशियंसी। तो इसमें भी आप टोल्वाप्टेन, 3% एनएस और फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करोगे। लेकिन हाइपोवोलेमिक है तो इन सब में और कुछ नहीं करना, सिर्फ पानी दो बंदे को, नमक वाला पानी, आईवी फ्लूइड। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पर्ल बताया है। इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन इन्फ्यूजन, हॉन्क, डीके, हाइपरकेलेमिया, हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया और हाइपरफॉस्फेटेमिया। क्योंकि पोटे इंसुलिन इज एनाबॉलिक हार्मोन, ये सब चीजों को सेल के अंदर डलाएगा ताकि मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। तो ये ग्लूकोज को भी सेल के अंदर डालेगा, पोटेशियम को भी सेल के अंदर डालेगा, ट्राइग्लिसराइड को भी सेल के अंदर डालेगा, और फास्फोरस को भी सेल के अंदर डालेगा, बिकॉज दे आर ऑल एनाबॉलिक थिंग्स एंड इंसुलिन इज एनाबॉलिक हार्मोन। ये मैंने प्रोटोकॉल बताया एल्टर्ड सेंसोरियम का। ट्रीटमेंट हाइपोनेट्रेमिया का डिपेंड ऑन द सिम्टम्स। अगर सीजर है, अनकॉन्शियस है, सीवियर सिम्टम है, तो एग्रेसिव जाना है, 3% एनएस देना है। अगर ऐसा कोई सिम्टम नहीं है तो कॉज फाइंड आउट करो, उसको ट्रीट करना है। एक दिन में 4 से 8 मिली इक्विवेलेंट, मैक्सिमम 12 मिली इक्विवेलेंट से ऊपर 24 घंटे में नहीं करेक्ट करना है। करेक्शन कैसे करना है, पहले 8 घंटे में 50% और बाकी 50% अगले 16 घंटे में। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन मेन चीज इसमें क्या ध्यान रखनी है, आपका फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। मेल में कितना परसेंट वाटर होता है, फीमेल में कितना परसेंट वाटर होता है। मेल में 60% वाटर होता है क्योंकि अपने कोई ब्रेस्ट नहीं होती, लेकिन फीमेल में 50% ही वाटर होता है क्योंकि 10% ब्रेस्ट का वेट होता है, 5% ऑफ ईच ब्रेस्ट। सो यू शुड नो व्हाट अमाउंट ऑफ द वेट इन आवर बॉडी इज वाटर वेट। तो 50% इन द फीमेल ड्यू टू द ब्रेस्ट एंड 60% इन द मेल्स।
ठीक है। सो आई गिव यू दोज एग्जांपल कि अगर हाइपरटोनिक है तो जैसे केस मैंने पूरा दिया है, 60 ईयर ओल्ड फीमेल है, डायबिटिक है, जिसकी आरबीएस 1750 है, एल्टर्ड सेंसोरियम शॉक में आई है, हाइपोनेट्रेमिया है, तो हाउ टू ट्रीट। तो आप सोचोगे हाइपोनेट्रेमिया इतना कम सोडियम है और अल्टर्ड सेंसोरियम में इसको मैं धड़ल्ले से 3% एनएस दे दूं। अगर 3% एनएस दोगे तो शी विल डाई और शी विल गो इन सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलिसिस। आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि हर 100 ग्लूकोज बढ़ने से सोडियम 1.5 से कम होगा। तो यहाँ 1600 से शुगर बढ़ी है तो सोडियम 25 से कम होएगा, तो इसका एक्चुअल सोडियम कितना है, 114 प्लस 25 मतलब 140, मतलब इसका सोडियम नॉर्मल है। डो नॉट गिव हर सोडियम, ये इसका टोटल बॉडी सोडियम नॉर्मल है, आपको बस वेस्कुलर स्पेस में कम दिखाई दे रहा है। गिव हर मैसिव फ्लूइड्स एंड आईवी इंसुलिन। ठीक है, ये आपको ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट करके बताई है। हाइपोटोनिक और हाइपरवोलेमिक के अंदर मैंने बताया रास ज्यादा एक्टिवेट होता है, सॉल्ट से ज्यादा वाटर, और सॉल्ट से ज्यादा वाटर रिटेन होता है। ट्रीटमेंट डायूरेटिक देना है, 3% एनएस देना है और टोलवाप्टेन देना है। सो यूवोलेमिक आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, ऐसे एडीएच होता है, टोलवाप्टेन ट्रीट करो। और जो हाइपोवोलेमिक के अंदर नमक वाला पानी मतलब 0.9% एनएस। ये हैरिसन की टेबल है, यू विल इजीली अंडरस्टैंड दिस। हाइपरनेट्रेमिया इज ड्यू टू डिहाइड्रेशन, वाटर लॉस इज मच मोर देन द सॉल्ट लॉस। तो ये तो हो गया जीए या स्किन लॉस के कारण हाइपरनेट्रेमिया हो सकता है, या फिर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के कारण हुआ है, तो ट्रीटमेंट क्या है, डीडीएवीपी डेस्मोप्रेसिन। अगर नेफ्रोजेनिक मतलब किडनी खराब हो गई जैसे, तो लिथियम से हाइपोकेलेमिया से हाइपरकैल्सीमिया और एक सिकल सेल डिजीज, तो अब आप इसमें ट्रीटमेंट कर दोगे एमिलोराइड या फिर अंडरलाइंग इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मलिटी को कॉज ट्रीट करो। मेन बात ये ध्यान रखनी है, अगर हाइपरनेट्रेमिया का पेशेंट आता है तो डेक्सट्रोज दो, दबा के डेक्सट्रोज दो तो ही पेशेंट बचेगा। हाइपोकेलेमिया में क्या होता है, 3.5 से पोटेशियम कम है, तो कॉमन कॉज क्या होता है, डायरिया, वॉमिटिंग, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, डायूरेटिक, बीटा 2 एगोनिस्ट, रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट और कॉन्स और कुशिंग्स, ये सब अपनों ने एबीजी सेक्शन में डिस्कस करा था। पैरालिसिस के साथ पेशेंट आ सकते हैं, एरिथमी और मसल क्रैम्प के साथ आ सकते हैं। और ईसीजी में देखो हर जगह एसटी डिप्रेशन मिल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पेशेंट को सारी वेसल एक साथ 25 साल वाले में ब्लॉक होगी। और आपको देखो आफ्टर एसटी सेगमेंट देयर इज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, दैट इज नोन एज यू वेव, यू वेव। तो ये किसका एग्जांपल है, ये देखो यहाँ भी ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिल रहा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये यू वेव है। तो इसमें आपको बॉटक्लोर भी दे सकते हो और केसॉल भी दे सकते हो, मैक्सिमम रेट इतनी होती है। केसॉल का फंडा क्या है, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन है, तो इसमें बहुत सारे सप्लीमेंटेशन से भी थोड़ा सा पोटेशियम बढ़ेगा, तो 4 to 5 मिली इक्विवेलेंट टू रेज बाय 1 मिली इक्विवेलेंट, 4 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर केजी आपको पोटेशियम देना पड़ेगा। अगर रिकरेंट हाइपोकेलेमिया है तो चेक द मैग्नीशियम लेवल, क्योंकि हाइपोमैग्नीशियम में कॉज पोटेशियम एक्सक्रीशन बढ़ा देगा तो हाइपोकेलेमिया हो जाएगा। हाइपरकेलेमिया के एग्जांपल अपनों ने कल ही डिस्कस करे थे, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, रेब्डोमाइलिसिस और सीकेडी के पेशेंट। सीकेडी में सिंपल बात ध्यान रखो, नॉर्मल किडनी पोटेशियम और एच प्लस को निकालने का काम करती है, एके और सीकेडी में किडनी डैमेज होगी तो निकाल नहीं पाएगी तो पोटेशियम बढ़ेगा। दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ लिख के दिए हैं, या आपको याद करने हैं, ट्राइमेथोप्रिम सल्फोमिथोक्साजोल और हेपेरिन। जैसे ट्राइमेथोप्रिम सल्फोमिथोक्साजोल, जब जैसे एक एचआईवी का पेशेंट निमोसिस्टिस निमोनिया के साथ आया है और आप आईवी हाई डोज ट्राइमेथोप्रिम सल्फोमिथोक्साजोल दे रहे हो, तो इट में कॉजेस हाइपरकेलेमिया। सिमिलरली हेपेरिन का एक रेयर साइड इफेक्ट है, हमने भी आज तक सालों में देखा नहीं, बट यू शुड बी अवेयर क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। हेपेरिन आल्सो कॉजेस hyperkalemia, and long standing heparin causes osteopenia. We have discussed it multiple times. These two side effects you should be aware beside heparin induced thrombocytopenia. प्रेजेंटेशन हाइपरकेलेमिया की चेस्ट पेन के साथ होती है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द हार्ट। और ईसीजी कैसे ध्यान रखो, जस्ट स्ट्रेच द ईसीजी। ठीक है, ये नॉर्मल ईसीजी है, ये यू वेव वाली हाइपोकेलेमिक ईसीजी है। अब आपने इसमें स्ट्रेच करा, थोड़ा सा टी वेव ऊपर बढ़ा, फिर आपने स्ट्रेच करा तो पीआर भी बढ़ा, क्यूआरएस भी बढ़ा और टी भी बढ़ा, और फिर आपने स्ट्रेच करा तो साइन वेव पैटर्न आ गया। लेवल ऑफ पोटेशियम कॉजिंग द ईसीजी चेंजेस, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। 6 से ऊपर सिर्फ टी आ रहा है, 7.5 से ऊपर पीआर और क्यूआरएस प्रोलॉन्ग हो रहे हैं, और 9 से ज्यादा साइनोसॉइडल पैटर्न आ रहा है। ट्रीटमेंट क्या है, अगर ईसीजी चेंजेस है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है, नॉट कैल्शियम कार्बोनेट। और को क्या क्या दे सकते हो, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड दे सकते हो, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं देना। और
ये तो है हर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और क्यों नहीं देना अगर ईसीजी चेंजेस नहीं है कैल्शियम, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कैल्शियम अगर आप अननेसेसरीली दे दोगे तो पेशेंट विल गो इन सिस्टोलिक अरेस्ट, पेशेंट मे डाई ऑफ कैल्शियम सिस्टोलिक अरेस्ट ड्यू टू हाइपरकैल्सीमिया। इसीलिए हमारे यूनिट हेड अननेसेसरी विदाउट डॉक्यूमेंटेशन ही नेवर अलाउड अस टू गिव कैल्शियम। जैसे बहुत जगह आप जाओगे ना, तो जैसे ही आपके क्रैम्स आएंगे ना तो डॉक्टर कैल्शियम लगवा देगा, लेकिन इट इज वेरी रिस्की बिकॉज इफ योर हर्ट इज प्रोन टू समथिंग ना, तो you may die of that calcium gluconate. So until unless we had a laboratory and clinical proof, we never did give calcium gluconate. It is life threatening. It is rare but life threatening. तो इंसुलिन अब पूछा जाए, लेकिन कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट कभी भी पोटेशियम के लेवल को कम नहीं करते, वो सिर्फ कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन होता है। पोटेशियम को कम करने के लिए बेस्ट ड्रग पूछा जाए तो इंसुलिन, बेस्ट मेथड पूछा जाए तो डायलिसिस। ठीक है, उसके अलावा साल्ब्यूटामॉल नेबुलाइजेशन 4 टाइम्स द डोज ऑफ अस्थमा, फिरोसेमाइड डिक्रीजेस बोथ पोटेशियम एंड कैल्शियम, और पोटेशियम बाइंडिंग इनीमा। तो जैसे मैं आपको इसकी वो बताता हूँ कौन सा रूटीन में नहीं यूज कर जाता, सोडा बाइकार्ब और इमरजेंसी के लिए पोटेशियम बाइंडिंग इनीमा, क्योंकि इट विल नॉट डिक्रीज योर पोटेशियम इन आवर्स और मिनट्स, इट टेक ए डे और टू डिक्रीज योर पोटेशियम, तो इमरजेंसी में कोई रोल नहीं है। इसका मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ पोटेशियम बाइंडिंग इनीमा का, कि इनीमा क्या होता था, हमारे पास जो हिपेटिक एंसेफेलोपैथी के पेशेंट आते थे, तो हिपेटिक एंसेफेलोपैथी का मेन ट्रीटमेंट क्या होता है, आपको मेन चीज क्या करनी होती है कि आपको पेशेंट को स्टूल दिन में 5 से 6 बार पास कराना होता है, तो आप लेक्टुलोज देते हो, लेक्टुलोज का इनीमा लगाते हो। तो हम लेक्टुलोज तो देते थे उसका एचई रिकवर करने के लिए, लेकिन वन ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग फॉर हेपेटिक एंसेफेलोपैथी इज हाइपोकेलेमिया। तो होता क्या था, एक साइड से हम इनीमा देते, उससे बहुत सारा उसका स्टूल वॉश आउट होता, वो पेशेंट होश में आ रहा होता, लेकिन इतने सारे स्टूल निकलने के कारण उसको हाइपोकेलेमिया भी हो जाता था, और हाइपोकेलेमिया पर से ऑल्सो प्रेसिपिटेट्स हिपेटिक एंसेफेलोपैथी। तो ये बड़ा मुश्किल सा ट्रायड होता था, तो हम उसका रोज सुबह शाम पोटेशियम चेक करते थे, और वी यूज टू गिव हिम आईवी पोटेशियम सो दैट उसका हिपेटिक एंसेफेलोपैथी प्रेसिपिटेट ना हो, और ही में रिकवर ऑफ दिस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनीमा ऑल्सो कॉजेज हाइपोकेलेमिया, वरना क्या होगा, आप रेजिडेंसी में जाओगे, एक साइड से तो आप बचाने की ट्राई कर रहे होगे पेशेंट को, और दूसरी तरफ आपके इनीमा के कारण पेशेंट डिटोरिएट भी हो जाएगा। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू, है ना। टुडे आफ्टर क्लोजिंग द क्लास वी विल डिस्कस फ्यू डाउट्स। So all the best everyone, good night. I hope you will get good out of this. चलो, good night यार।